नमस्कार। मैं ज्ञानेंद्र सिंह हमारे YouTube चैनल ज्ञानगंज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज से हम एक नए विषय की शुरुआत करेंगे। उस विषय का नाम है भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था में हम पढ़ेंगे कि हमारे संविधान का विकास कैसे हुआ, हमारे संविधान में किन बातों को लिखा गया है और जो संविधान में बातें, जो नियम कानून लिखे गए हैं, उनका हमारे व्यवहारिक जीवन में कैसे प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ने से पहले हम सबके मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि हमें भारतीय राज्य व्यवस्था या इंडियन पॉलिटी या हमारे संविधान को क्यों पढ़ना चाहिए। तो पिछले वर्षों में देखा जाए, अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, एक परीक्षार्थी होने के नाते सोचा जाए, तो लगभग लगभग जहाँ भी जीएस, जिस भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जीएस का सेक्शन आता है, वहाँ पे करीब करीब 20 से 25% पॉलिटी का योगदान होता है। 20 से 25% तक योगदान पॉलिटी का है। पॉलिटी में आप कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ेंगे और शासन व्यवस्था भी पढ़ेंगे। ये तो हो गया कॉम्पिटेटिव एग्जाम वालों के लिए। यहीं देखा जाए तो एक आम नागरिक होने के नाते हमें क्यों पढ़नी चाहिए, ये भी एक मुद्दा है। तो सबसे पहला ये आज का हमारा टॉपिक, हमें राज्य व्यवस्था पढ़नी क्यों चाहिए। कॉम्पिटेटिव एग्जाम के नाते समझ में आ गया हमें क्यों पढ़नी चाहिए, लेकिन एक आम नागरिक होने के नाते इस जटिल विश्व में हमारे व्यक्तिगत और सामूहिक जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है। उसका कारण है कि हमारे जो नियम कानून संविधान में लिखे गए, जैसे कि मान लेते हैं कि एक नियम है कि हेलमेट ना पहनने का चालान 1000 रुपये है और हम बिना हेलमेट पहने गाड़ी चला रहे हैं और ट्रैफिक पुलिस ने हमें रोका और हमसे 5000 रुपये की मांग कर रहा है। तो कहीं ना कहीं हम उसे 5000 या बाईपास तरीके से 2000 देने की, 3000 देने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर हमें अपने नियम के बारे में, कानून के बारे में पता होता तो हम ऐसा नहीं करते। हम उसको 1000 रुपये मार देते हैं और वो जो पैसा हम देते वो सरकार के कोष में, सरकार के खजाने में जाता। ऐसे में जब हम पैसे दे रहे हैं तो ये पैसे जा रहे हैं उस ट्रैफिक पुलिस के जेब में। ठीक है, तो ये तो हो गया कि हमें अपने, सबसे पहले जो बात समझे, हमें अपने अधिकारों को जानने के लिए पॉलिटी पढ़नी चाहिए। एक और उदाहरण लेते हैं। ठीक है, कोरोना का समय चल रहा था। उस समय सरकार तमाम नियम कानून बना रही थी, नीतियां लागू कर रही थी। तो ये नीतियां क्यों लागू हो रही थी, या सरकार ही क्यों ये नीतियां लागू कर रही थी। हम ये नीतियां नहीं लागू कर सकते थे, हम उसको स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करवा सकते थे। वो नीतियां कैसे इंप्लीमेंट की गई, ये सब जो मूल बिंदु हैं, ये आते हैं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत। ये हमारे जीवन के हर एक पहलू को प्रभावित करती है। जैसे शिक्षा के लिए कौन कौन सी नीति बनाई जाएगी। अभी हाल ही में क्या, 4-5 साल हो गए, 3 साल 4 साल हुआ कि नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी। वो पॉलिसी कौन लाया, या वो उस पॉलिसी को लाने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखा गया। क्या कुछ नियमों का उल्लंघन तो नहीं हुआ, सब कुछ संविधान के दायरे में रह के हुआ कि नहीं। इन सब चीज़ों की जांच के लिए भी पॉलिटी आवश्यक है। साथ ही अगर जिस देश में हम रह रहे हैं उस देश के नियम कानून को नहीं जानेंगे, मान लीजिए आप बाइक चलाना शुरू किए, बाइक के सारे नियम कानून नहीं जानते हैं, कब इंडिकेटर देना है, तो आपका एक्सीडेंट होना तय है। इसी प्रकार अगर आप अपने जीवन के नियम कानून नहीं जानेंगे जो संविधान में लिखे गए, जो हमें अधिकार संविधान द्वारा मिले हैं, तो आप एक जिम्मेदार नागरिक नहीं कहला सकते। तो पॉलिटी पढ़ते समय या राज्य व्यवस्था पढ़ते समय सबसे पहले हमें ध्यान देना चाहिए, राज्य व्यवस्था जो शब्द है, ये क्या पूर्ण शब्द है या अपूर्ण शब्द है। राज्य व्यवस्था है क्या। राज्य व्यवस्था
आप देखिए दो शब्दों से मिलके बनी है, राज और व्यवस्था। किसी भी देश को चलाने के लिए जिस व्यवस्था की आवश्यकता पड़ती है उसे राज व्यवस्था कहते हैं। तो किसी देश को चलाने के लिए हुई है ना, तो इसलिए इसके सामने हमेशा देखिए आप भारतीय राज व्यवस्था लिखा जाता है, या फिर जिस भी देश की राज व्यवस्था, या आपकी कोई अगर व्यवस्था है, आपको अपने जीवन कानून, अपने नियम, जीवन को चलाने के लिए कौन कौन से नियम चाहिए, ठीक है, तो वो भी तो एक व्यवस्था का ही पार्ट है। इसी प्रकार भारत को चलाने के लिए कौन कौन सी व्यवस्थाएं चाहिए उसको भारतीय राज्य व्यवस्था कहते हैं। तो पूर्ण शब्द भारतीय राज्य व्यवस्था होगा, ठीक है ना कि सिर्फ राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था में एक शब्द है राज, अर्थात राज्य। ये शब्द यहाँ पे उल्लिखित किया गया है, तो इस शब्द को भी समझना बहुत जरूरी है कि राज्य क्या है और राष्ट्र क्या है, ठीक है। एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि लोग राज्य और राष्ट्र को एक समान मानते, मतलब एक दूसरे के पूरक मान लेते हैं कि राज्य भी और राष्ट्र भी दोनों एक समान है। हालांकि इस राज्य और राष्ट्र के बारे में हम एक अलग से टॉपिक रखेंगे अपना शब्दकोश का, उसमें जितने भी शब्दकोश हैं उनको पढ़ाया जाएगा। लेकिन आज पहली क्लास में थोड़ा सा हम इसके ऊपर ऊपर समझ लेते हैं कि क्या है राज्य व्यवस्था, आखिर है क्या, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं राष्ट्र, भावनाएं, ठीक है ना। राष्ट्र को एक आप पूरक मानिए भावना का, कि ये डिनोट करता है कि हमारे विश्वास क्या है, हमारी विशेषताएं क्या हैं। जैसे एक परिवार में 10 लोग रहते हैं, 10 लोगों की कुछ मान्यताएं होंगी, ठीक ना। इसी प्रकार एक देश में करोड़ों लोग रहते हैं, हमारे देश में करीब करीब 150 करोड़ पहुंचने वाले हैं हम लोग। तो 100 करोड़ 150 करोड़ लोगों का ये जो देश है, इसमें सबकी भावनाएं तो एक समान है नहीं, अलग अलग भावनाओं के लोग रहते हैं इस देश में, ठीक है। तो ये भावनाएं क्या राज्य का रूप ले लेती है? ऐसा नहीं। देखिए एक और हम समझते हैं, ये अगर एक देश है, मान लीजिए भारत है, इसमें अलग अलग विचारधारा, अलग अलग बिलीव को मानने वाले लोग हैं। धर्म के हिसाब से समझते हैं तो कुछ हिंदू धर्म वाले हैं, इस्लाम धर्म वाले हैं, सिख धर्म वाले हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, इसी तरह तमाम धर्म हैं। सबका अपना अपना एक बिलीव है, एक मत है। तो ये मत एक स्वरूप लेता है जिसको हम राष्ट्र कहेंगे। ये एक राष्ट्रवादी विचार है, ठीक है ना, ये एक राष्ट्र का स्वरूप है। लेकिन जब यही मत एक भौगोलिक रूप ले लेगा तो ये बन जाएगा राज्य, ठीक है। देखिए राज्य के एक शासनिक आयु होती, इसमें 4 प्रमुख घटक होते हैं। एक भूभाग होना चाहिए, एक सरकार होनी चाहिए, ठीक है, और इसके लिए एक संप्रभुता होनी चाहिए, जनसंख्या होनी चाहिए। मतलब राज्य के 4 प्रमुख घटक होते हैं। संप्रभुता, दूसरा घटक है भूभाग, तीसरा है जनसंख्या, और चौथा जो घटक है वो है सरकार। एक 5वां घटक भी माना जाता है कि इसको अगर वैश्विक रूप से मान्यता मिल गई हो तब ये एक राज्य बनेगा, ठीक है। तो वैश्विक मान्यता भी एक पॉइंट है, लेकिन जो मुख्य पॉइंट है वो 4 हैं, ठीक। लेकिन राष्ट्र क्या है? ये एक सिर्फ भावना, एक बिलीव है। एक बिलीव के लोग, एक धर्म, एक बिलीव मानने वाले, मान लीजिए कि ये लोग एक साथ रह रहे हैं। यही जब एक भौगोलिक रूप ले लेंगे, एक संप्रभु हो जाएंगे, जनसंख्या उनकी एक सरकार हो जाएगी, तो ये राज्य बन जाएंगे,
ठीक है ना। इसको हम और डिटेल में जब शब्दकोश पढ़ेंगे वहां समझेंगे कि क्या भारत एक राष्ट्र है या सिर्फ राज्य है, और राज्य और देश में क्या अंतर है, ठीक है ना। राज्य और देश में सिंपल सा अंतर यह है कि जब हम अपने देश को वैश्विक स्तर पर राजनीतिक रूप से प्रेजेंट करते हैं या पॉलिटिम जब समझते हैं तो उसको हम राज्य कहते हैं। लेकिन जब जियोग्राफिकल देखेंगे, जब हम भौगोलिक रूप से देखेंगे, तो हम इसको कह देते हैं देश। वहां पे राज्य शब्द का उल्लेख नहीं होगा। अर्थात राज्य जो है पॉलिटिकल शब्द है और देश जियोग्राफिकल शब्द टर्म होता है। अब राज्य व्यवस्था और संविधान में अंतर समझ लेते हैं, क्योंकि कई लोग मानते हैं कि हमारे एग्जाम में संविधान से सिर्फ क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, बस आर्टिकल रट के चले गए और वही सोचते हैं उसी से हमारा एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। हालांकि कुछ वनडे एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन की ही बातें की गई हैं, लेकिन मैक्सिमम एग्जाम में पॉलिटी पूछी जाती है, ठीक है ना। दोनों में अंतर क्या है, ये समझिए कि एक थियरी है, और इस थियरी का जब प्रैक्टिकल होगा वो कहां होता है, इस थियरी का प्रैक्टिकल है राज्य व्यवस्था, ठीक है ना। ये नियम कानूनों का एक संग्रह है, यहां पे नियम कानून लिखे गए हैं। नियम कानूनों का लिखित दस्तावेज है, या दस्तावेज कहेंगे, भारत के सब टर्म में कहेंगे हम लिखित दस्तावेज, ठीक है। एक लिखित दस्तावेज है, और इस दस्तावेज में जो नियम कानून लिखे गए हैं उसका हमारे जीवन में कैसे प्रयोग किया जाता है वो हो गया पॉलिटी। हमारे संविधान में लिख दिया गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, उसका चुनाव ऐसे होगा, लेकिन जब चुनाव व्यवहार में होता है, जब हम नियम कानून को अपने व्यवहार में लाते हैं, उसको कह देते हैं राज व्यवस्था। अब यहां आप पीपीटी में पढ़ भी सकते हैं कि राज व्यवस्था एक देश की समग्र शासन प्रणाली को संदर्भित करती, जिसमें न केवल सरकारी संस्थाएं शामिल होती हैं बल्कि चुनाव प्रक्रियाएं, राजनीतिक दल, नागरिक संगठन और सार्वजनिक प्रशासन भी शामिल होते हैं। वही संविधान की जब हम बात करते हैं तो ये एक देश का सर्वोच्च और लिखित कानून होता है, और यह सरकार की संरचना, विभिन्न अंगों, शक्तियों और जिम्मेदारियों का स्पष्ट रूप से देखिए परिभाषित कर रहा है, सिर्फ परिभाषित कर रहा है, ठीक ना। इसका हम प्रैक्टिकल नहीं देख रहे हैं। अगर शॉर्ट टर्म में देखा जाए तो संविधान एक देश के शासन के लिए नियम पुस्तिका है, और राज्य व्यवस्था एक खेल है, ठीक ना। एक वही थियरी और प्रैक्टिकल वाला भी एग्जांपल समझिए, ये ज्यादा आसान रहेगा आपको समझने के लिए। इस विषय में हम पढ़ेंगे क्या, जैसे आज से जो हमारी क्लास शुरू हो रही है इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसमें पढ़ेंगे हम कि हमारे संविधान का विकास कैसे हुआ, ठीक है ना। जो आज का हमारा संविधान बना हुआ है ये कैसे विकसित हुआ, इसके बाद संविधान में कौन कौन सी बातें लिखी गई हैं, क्या क्या तत्व शामिल किए गए, क्या क्या नियम कानून लिखे गए हैं, उन नियम कानूनों का हमारे दैनिक जीवन में कैसे प्रयोग हो रहा है, हमारी शासन व्यवस्था कैसे चल रही, हम सरकार को कैसे चुनते हैं, ये सब हम इस पूरे सब्जेक्ट में, पूरी क्लास जितनी हमारी बड़ी प्लेलिस्ट होगी उसमें सब समझेंगे। और कोशिश करूंगा कि इंडियन पॉलिटी से किसी भी कॉम्पिटेटिव या जितने भी क्वेश्चन आए कोई इससे बाहर ना जाए। थोड़ा क्लासें लंबी होंगी, थोड़ा ये सब्जेक्ट बहुत मतलब दिनों तक चले, कई चैप्टर इसमें आए, लेकिन पूर्ण रहेगा, अपूर्ण नहीं रहेगा। जैसे यूट्यूब पे जितने भी क्लासें हैं अपूर्ण तरीके से हैं, आधा अधूरा, मतलब कि मान लीजिए अगर मौलिक अधिकार बताया गया तो बस मौलिक अधिकार बताया गया है, ठीक है ना। एक क्रम में सब कुछ व्यवस्थित नहीं है, जैसा कि हम किसी कोचिंग क्लास में जाके ऑफलाइन पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि सबको एक क्रम में व्यवस्थित किया जाए और एक क्रम में पढ़ाया जाए। तो हमारा जो पहला टॉपिक शुरू होता है वो होता है हमारे संविधान का विकास कैसे हुआ, भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास। ये टॉपिक आप हेडिंग डाल लीजिए, भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास।
इस चैप्टर को हम दो भागों में बांट के पढ़ेंगे, ठीक है ना। पहला रहेगा 1600 से 1857 की क्रांति तक, ठीक है ना। इसको हम कह देते हैं कंपनी का शासन। दूसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे 1858 से 1947 तक। इसमें हम देखेंगे ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश ताज का शासन, ठीक है ना। ब्रिटिश ताज का शासन। इसमें हम देखते हैं कि ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे भारत देश पर अप्रत्यक्ष रूप से शासन करती है और ब्रिटिश ताज में प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पे शासन करेगी। इसके बाद इसमें एक और टॉपिक रहेगा, दो टॉपिक, तीन टॉपिक मान लीजिए, तीसरा टॉपिक रहेगा, इससे अलग कर लीजिएगा कि जब भारत देश आजाद हो गया उसके बाद जो 47 से लेकर 50 तक, जब तक संविधान हमारा लागू नहीं हो जाता है तब तक राजनीतिक घटनाक्रम कैसे चले, संविधान के निर्माण में कौन कौन सी समितियां बनी, हमारे संविधान के स्रोत क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ से किन बातों को लिया गया है, अंतरिम सरकार क्या थी, ये सब कुछ चीजें हम पढ़ेंगे 1947 से 1950 तक। एक कालक्रम ये भी रहेगा, ठीक है ना। ये आप नोट डाउन कर लीजिए। तो हम आज शुरू करते हैं अपनी पहली क्लास 1600 से 1857 तक, कंपनी का शासन, ठीक है। हाँ, एक चीज हम और समझते हैं कि कंपनी का शासन मेन रूप से अगर देखा जाए, जो ऑफिशियल कहा जाए, तो शुरू हुआ 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। रेगुलेटिंग एक्ट से मेन कंपनी का शासन यहां शुरू होता है। लेकिन इसके पहले के भी घटनाक्रम को हम समझेंगे, क्योंकि उसको समझे बिना सीधे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट पे आ जाना एक अधूरा ज्ञान माना जाएगा। क्यों लाया गया, क्या कारण थे, या फिर ब्रिटिश जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया, वो जब भारत में व्यापार करने आई तो वो कैसे कैसे अपनी राजनीतिक जड़ें जमाई यहाँ पे, इसको बहुत विस्तार से नहीं पढ़ा जाएगा। इसके पीछे के जो भी घटनाक्रम है सिर्फ और सिर्फ हम राजनीतिक घटनाक्रम पढ़ेंगे, बाकी सब इतिहास के पार्ट है, बाकी सब हिस्ट्री के पार्ट हो जाएंगे, ठीक है। हम सबसे पहले देखते हैं कि भारत का व्यापार प्राचीन काल में कैसे होता था। भारत में प्राचीन काल से ही मसालों, रेशम और कीमती धातुओं का ज्ञान था, जिसका आदान प्रदान हम ब्रिटेन से या यूरोपीय देशों से करते थे। इसके बदले हमें सोने चांदी और कुछ यूरोपीय सिक्कों की प्राप्ति होती थी। यह व्यापार 15वीं सदी में सिल्क रूट के माध्यम, या उसके पहले सिल्क रूट के माध्यम से चलता था, ठीक है ना। व्यापारिक, पारंपरिक जो व्यापारिक मार्ग था वो था सिल्क रूट। यूरोप से व्यापारी निकलते थे और मध्य एशिया होते हुए भारत आते थे या अन्य एशियाई देशों के साथ व्यापार करते थे। लेकिन 15वीं शताब्दी के मध्य तक
सिल्क रूट पर फारसियों और अरबियों का प्रभाव बढ़ता गया। यहाँ पर लूटपाट होने लगी, जबरन कर वसूली और बहुत अधिक मात्रा में करों की वसूली होने लगी। इससे बचने के लिए ब्रिटेन ने एक नए रास्ते की खोज की, जो कि समुद्री मार्ग था। कहा जाता है कि भारत की खोज वास्को डिगामा ने की थी, लेकिन ये एक अधूरा ज्ञान है। वास्को डिगामा ने एक समुद्री मार्ग की खोज की थी, उससे पहले भी भारत था, ठीक ना। हमारे भारत का इतिहास बहुत पुराना है, यूरोप से भी पुराना है, ठीक है। तो सबसे पहले एक स्पेन का नागरिक 1493 में यहाँ का यात्री था, ये निकला और भारत की खोज के लिए निकला, लेकिन रास्ते में ये भटक गया और पहुंच गया अमेरिका। उसके बाद 1498 में एक और पुर्तगाली यात्री जिसका नाम था वास्को डिगामा, इसके पहले कौन, कोलंबस निकला था, ठीक है ना, ये कोलंबस था। अब वास्को डिगामा पुर्तगाल से निकला और इसने भारत के लिए एक समुद्री मार्ग की खोज की। इसके बाद से ब्रिटेन का व्यापार भारत से समुद्री मार्ग से होने लगा, क्योंकि सिल्क रूट पर अरबियों और फारसियों का कब्जा हो गया था, या अधिकार पहले भी था, लेकिन तो पहले मनमाना कर नहीं वसूला जाता था, ठीक है। इसी क्रम में जितने भी यूरोपीय देश थे, सब पूर्वी देशों से या एशियाई देशों से व्यापार करने के लिए आते थे। तो ब्रिटेन ने एक चार्टर लाया, या ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश सत्ता ने एक चार्टर लाई, और जिसके माध्यम से उसने एक कंपनी की स्थापना की। तो 1600 ईस्वी में कंपनी की स्थापना हुई। कैसे हुई? 31 दिसंबर 1600 को क्वीन एलिजाबेथ प्रथम ने, ये वनडे एग्जाम में हो सकता है, फैक्चुअल चीजें कभी कभी पूछ सकता है कि 1600 ईस्वी के समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी, ठीक है ना। तो क्वीन एलिजाबेथ प्रथम द्वारा एक शाही चार्टर लाया गया, जिसके माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा नाम उस समय था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज। ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा नाम यह था, जिसको बाद में आम बोलचाल की भाषा में ईस्ट इंडिया कंपनी कहा गया। यह कंपनी भारत से मसालों के व्यापार करती थी, रेशम के व्यापार करती थी। इसी क्रम में 1608 में भारत में पहला अंग्रेज प्रतिनिधि भेजा गया, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधि बन गया। अच्छा, एक बात और है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, इसको व्यापार का एकाधिकार दे दिया गया। इसका मतलब है कि यूरोप में ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा, सॉरी, ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा कोई भी और कंपनी के पास यह अधिकार नहीं था कि वो पूर्वी देशों या फिर भारत के साथ व्यापार कर पाए, ठीक ना। सिर्फ और सिर्फ एक मात्र ऐसी कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको कि यह अधिकार प्रदान किया गया कि आप व्यापार कर सकते हैं, ठीक ना। इस क्रम में 1608 ईस्वी में भारत में पहला अंग्रेजी प्रतिनिधि पहुंचा। ये बात आप यहाँ पे नोट करिएगा, और आगे जरूरत लगेगी कि एकाधिकार की जो बात हमने बताई, ठीक ना, कि एकाधिकार सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रोवाइड करवाया गया। 1608 में भारत में पहला अंग्रेजी प्रतिनिधि आया, जिसका नाम था कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस सूरत नामक बंदरगाह पे पहुंचता है अपने हेक्टर नामक जहाज से। उस समय भारत में शासन था मुगल वंश का, और जिसके उस समय राजा थे जहांगीर, जिसके शासक थे जहांगीर, उनके दरबार में पहुंचता है और उनसे व्यापार करने की अनुमति मांगता है, और अनुमति उसे मिलती, लेकिन यह अनुमति अस्थायी नहीं थी, अर्थात सिर्फ व्यापार करने की अनुमति मिलती है। यहाँ पे किसी फैक्ट्री को लगाने की या किसी गोडाउन को स्थापित करने की परमिशन नहीं मिलती है। तो 1608 में जो पहला अंग्रेजी प्रतिनिधि आया, विलियम हॉकिंस, हेक्टर नामक जहाज से, जहांगीर का शासन था, ठीक ना, और अनुमति मिली, लेकिन यह अस्थायी अनुमति नहीं थी। इसके बाद 1615 में सर टॉमस रो का आगमन होता है। ये आते हैं, उस समय भी जहांगीर का ही शासन था, और इनको
अस्थाई ठहराव की अनुमति मिलती है, अर्थात अब ये फैक्ट्री भी लगा सकते थे। सर थॉमस रो 1615 में आए और इनको जो है अनुमति मिल गई कि ये अस्थाई फैक्ट्री लगा सकते हैं। उस समय ब्रिटेन के जो सम्राट, क्राउन था, ताज था, या जो राजा थे वो थे जेम्स प्रथम। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि 1639 में मद्रास की स्थापना कंपनी करती। कैसे करती है? तमाम युद्ध होते हैं या फिर इसको बाई करती है इस जगह को, ठीक है ना, खरीद कर फिर मद्रास की स्थापना करती है। आप हिस्ट्री में पढ़िएगा मद्रास की स्थापना कैसे हुई, बॉम्बे की स्थापना कैसे हुई, ठीक है, कैसे कैसे युद्ध लड़े गए। तो युद्ध यहाँ का पार्ट नहीं है, बस राजनीतिक घटनाक्रम पे हम आगे बढ़ेंगे। तो 1639 में मद्रास की स्थापना की गई, 1668 में बॉम्बे का अधिग्रहण किया गया। अधिग्रहण वर्ड यहाँ क्यों यूज किया गया? देखिए, दहेज सिर्फ भारत में नहीं चलता, ये दहेज यूरोपीय देशों में भी चलता था। ठीक है, उसको वो क्या कह देते हैं कि वो उपहार है, और हमारे यहाँ लोग दहेज कह देते हैं। ठीक है ना, वो गिफ्ट मानते हैं, हम दहेज कह देते हैं उसको। 1608 में चार्ल्स द्वितीय थे उस समय ब्रिटेन के शासक। उनकी शादी हुई पुर्तगाल की राजकुमारी के साथ, और पुर्तगाल तब बॉम्बे पे उसका अधिकार था, तो पुर्तगाल ने बॉम्बे को गिफ्ट कर दिया चार्ल्स द्वितीय को, और चार्ल्स द्वितीय ने उसी बॉम्बे को ईस्ट इंडिया कंपनी को किराए पे दे दिया। तो इस वजह से इसका अधिग्रहण हुआ, किराए पे लिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने। किससे? चार्ल्स द्वितीय से। फिर आगे घटनाक्रम 1690 में कलकत्ता की स्थापना हुई। कलकत्ता में 1698 में आप देखेंगे फोर्ट विलियम की स्थापना हुई। फोर्ट मतलब किला, ठीक है ना। तो फोर्ट विलियम की 1698 में स्थापना और 1690 में कलकत्ता शहर की स्थापना हुई। ये तीन प्रमुख शहर थे शुरुआत में जहां कंपनी को शासन करना था। हालांकि कंपनी यहाँ क्या करने आई? व्यापार करने, और धीरे धीरे वो शासन की ओर बढ़ रही है। अब देखिए, यहाँ पे भूमि भी खरीद रही है, शहर भी बसा रही है, तो धीरे धीरे शासन व्यवस्था की ओर बढ़ रही है। ठीक, इसी बीच एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है कि फर्रुखसियर एक फरमान जारी करते हैं 1717 में, और बंगाल में क्या कहते हैं? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक करों से छूट मिलेगी, सिक्के डालने का अधिकार मिलेगा, और साथ ही कंपनी के भारतीय कर्मचारियों के लिए कर मुक्त व्यापार होगा। इस फरमान ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की या अंग्रेजों की जड़ें भारत में और मजबूत करी। यहीं से कहीं ना कहीं देखा जाए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है कि अब इनको अधिकार मिल गया कि आपको कर नहीं देना, आप खुद के भी सिक्के बना सकते हैं। कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली इनको स्वायत्त कर दिया गया कि ये स्वायत्त हो चुके हैं, अपने खुद के सिक्के बनाएंगे। यही देखिए राजनीतिक शक्ति का ये टर्निंग पॉइंट माना जाता है। इसके बाद प्लासी का युद्ध। हम सारे युद्धों को नहीं पढ़े, लेकिन प्लासी का युद्ध इसलिए पढ़ रहे हैं कि पहली बार कंपनी ने यहां से राजनीतिक हस्तक्षेप प्रारंभ किया। ठीक ना। प्लासी का युद्ध कब हुआ? 23 जून 1757 को। उस समय लॉर्ड क्लाइव जो है अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहे थे, और बंगाल के नवाब उस समय थे सिराजुद्दौला। ये प्लासी का युद्ध होता है जिसमें सिराजुद्दौला हार जाते हैं। हारने का कारण ये था कि उनका सेनापति मीर कासिम गद्दारी कर देता है, और सिराजुद्दौला युद्ध हार जाते हैं। इस युद्ध के हारने के कारण अब कंपनी का बंगाल पर पूर्ण नियंत्रण हो गया, पूरी तरीके से कंपनी का अधिकार हुआ। कंपनी खुद शासक नहीं बनी, खुद वहां पे राज नहीं संभाली। उसने जो गद्दार था, विभीषण था मॉडर्न इंडिया का, वो था मीर कासिम। कासिम को गद्दी पे बैठा दिया, लेकिन ये इनका कठपुतली शासक था। मतलब ये जो चाहते थे उससे करवाते थे। ठीक है ना। मीर कासिम के साथ, मीर कासिम के भी शासन बहुत ज्यादा हस्तक्षेप किया, इसलिए बाद में मीर कासिम को भी हटाया जाएगा, देखिएगा आप लोग। और मीर कासिम के साथ भी गद्दारी होगी, और वो गद्दारी कौन करेगा? मीर जाफर। ठीक ना।
मीर कासिम मीर जाफर दो लोग हैं, ठीक है ना। अब की बार मैं मीर मीर इसलिए नहीं रहा, आप कंफ्यूज होंगे, तो इसलिए कासिम और जाफर सिर्फ लिखा जा रहा है, ठीक है ना। तो मीर जाफर इस बार गद्दारी करता है और इनको भी शासन से हटा दिया जाता है। कासिम भी अब हटा दिए गए शासन से। क्यों? क्योंकि अंग्रेज चाहते थे ये उनके हिसाब से चले, लेकिन ये कहीं ना कहीं खुद को स्वतंत्र करना चाहते थे, या नहीं चाहते थे हमारे राजनीतिक कार्यों में हस्तक्षेप करे ब्रिटेन या ईस्ट इंडिया कंपनी। इस वजह से विरोध किया और इनको भी गद्दी से हटाया गया। और फिर एक निर्णायक युद्ध होता है कायदे से देखा जाए तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के लिए, बक्सर का युद्ध 1764 में। इस युद्ध में कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मतलब राजस्व वसूली का अधिकार मिल जाता है, मतलब इन तीन जगहों से राजस्व वसूल सकती है। ये युद्ध किसके किसके बीच हुआ? इस युद्ध में अवध के नवाब सिराजुद्दौला, तत्कालीन मुगल वंश के शासक शाह आलम द्वितीय, और जो ये कासिम हटा दिए गए थे, कासिम गद्दी जो हटा दिए गए थे, ये तीनों लोगों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ा और युद्ध हार गए, ठीक है। कहां पे? बक्सर में। 1764 याद रखिएगा। इस युद्ध का परिणाम ये हुआ, पहला तो उड़ीसा, बिहार और बंगाल में राजस्व वसूली का अधिकार मिला, मतलब इनके पास आय के स्रोत एक तो व्यापार के अलावा कहां से आ गए? कर वसूलेंगे। अब यहीं से कंपनी व्यापार जो कर रही थी, कर वसूलने लगी, मतलब समझिए कि किसी भी देश का मुख्य आधार अर्थव्यवस्था होती है वहां का, या आप अपने परिवार का देख लिया, अपना खुद का देख लिया, अगर आपके पास पैसे नहीं है, आर्थिक रूप से आप सक्षम नहीं है, तो बहुत चीजें आपने किया शासन करने में असुविधा होगी आपको। साथ में 1765 से 72 के बीच द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत हुई, मतलब राजनीतिक कार्यों के लिए जिम्मेदार होता था शासक, और यहां पे कर वसूली, प्रशासनिक कार्यों के लिए कौन जिम्मेदार हो रहा है? प्रशासनिक कार्य कौन कर रहा है? वो कर रही ईस्ट इंडिया कंपनी। तो यहां पे देखिए द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत हुई पहली बार, कहां पे? बंगाल में। इसको मिटाया जाए, और देखिए बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत, पहली बार भारत में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत यहीं से होती है। भारत में नहीं, सॉरी, पहली बार द्वैध शासन की जो इंट्रोड्यूस करवाया गया वो करवाया गया बंगाल में, ठीक है। और बंगाल में बक्सर के युद्ध के बाद। और कैसे हुआ? क्यों इसको दोहरा शासन? द्वैध शासन मतलब दोहरा शासन, कंपनी भी शासन कर रही है, शासक भी शासन कर रहा है, ठीक ना। कंपनी जिम्मेदार है नागरिकों के प्रति, ओ सॉरी, शासक जिम्मेदार नागरिकों के प्रति, तो कंपनी नहीं है जिम्मेदार, ठीक है ना। फिर इसके बाद आता है रेगुलेटिंग एक्ट। अब तक जितनी चीजें हमने पढ़ी, इससे पहले बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, उससे पीछे जाए तो कलकत्ता की स्थापना, मद्रास, बॉम्बे, इन सब की स्थापना, कैसे कंपनी आई, ये सब थोड़ा इतिहास का पार्ट था, लेकिन एक स्टोरी बताना जरूरी था क्योंकि इसमें कुछ राजनीतिक घटनाक्रम थे, ठीक है। इसके बाद जब कंपनी आई व्यापार करने और शासन करने लगी, तो उसको रेगुलेट करने के लिए ब्रिटेन ने कानून लाया जिसको कहा गया रेगुलेटिंग एक्ट। इसके लाने के प्रमुख कारण क्या थे? एक तो आप समझ ही गए कि व्यापार करने आ रही है तो वो कर रही है शासन, तो व्यापार से शासक बन गई है, तो एक उनको रेगुलेट करने के लिए एक्ट लाया जाए। मान लीजिए कि अडानी कल को शासन करने लगे देश पे, तो उनको लगाम लगाने के लिए एक्ट लाया जाएगा भारत के द्वारा। इसी प्रकार रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया, और इसमें दो तीन और प्रमुख कारण समझिए आप। एक तो हो गया कि शासन, दूसरा कारण है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को घाटा हो रहा है। मतलब ये थोड़ा बोलने में भी आप सोचिए कि अजीब सा लग रहा है, और आप खुद भी सोचिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को घाटा हो रहा था। कैसे? इसके जितने अधिकारी थे सब भ्रष्ट हो चुके थे, भ्रष्ट होके अपनी जेबें भर रहे थे। इंग्लैंड में जाते थे, यहाँ 4 साल काम किया, वहां गए फिर ऐश से जिंदगी जी रहे हैं, खूब पैसे वाले हो गए। वहां जनता सोची ये जा रहे हैं वहां पे, इतने पैसे वाले हो जा रहे हैं, और ईस्ट इंडिया कंपनी घाटे में। वो कह रही सरकार हमको जो है आप लोन दीजिए। 1780 में बंगाल में एक अकाल पड़ा था, सॉरी 1770 में बंगाल में एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा, जिसमें
कि लोग कर नहीं देना चाहे थे, कर देने से मना कर दिया, कंपनी घाटे में जाने, लेकिन अधिकारी कर वसूलते थे और कर वसूल के अपने पॉकेट में रखते थे। जब कंपनी पूछती थी कर नहीं, कर मिला, वो कहते नहीं मिला, क्योंकि कर है ही नहीं मार्केट में, क्योंकि अकाल पड़ा हुआ है। जबकि कर वसूलते थे जबरन, अपनी जेब भर के इंग्लैंड में जाके खूब अपना विकास करते थे। जैसे विजय माल्या हो गए, अपना विकास करते गए, बैंक को कह दिया दिवालिया, वो खुद को दिवालिया घोषित कर दिया, पैसे अपने पास रखे रह गए, ठीक है ना, बैंक को परेशान कर दिया। तो ऐसे ईस्ट इंडिया कंपनी कह रही है कि हमको लोन दे दीजिए क्योंकि हम घाटे में चल रहे हैं। यहाँ से जो अधिकारी जाते थे वो वहां पे खूब अमीर या कह लीजिए संपन्न बन रहे हैं, वहां की जनता भी उनसे ईर्ष्या करने लगी और जनता ने इन सब चीजों का विरोध किया, जिसकी वजह से ये कानून लाना पड़ा। क्यों? अब नाम से ही ये स्पष्ट है, रेगुलेटिंग एक्ट, मतलब रेगुलेट करना। किसको रेगुलेट किया जाएगा? क्योंकि ब्रिटेन ला रही है तो उसका जो है प्रतिनिधि यहाँ पे कौन था? कंपनी थी। तो कंपनी को रेगुलेट करने के लिए इसमें कुछ प्रावधान किए गए। हमने आपको पढ़ाया कि कहाँ कहाँ था, बॉम्बे, मद्रास और बंगाल में, ठीक ना। तो हर जगह गवर्नर होते थे, लेकिन बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो बस यहाँ पे की पॉइंट लिखे गए हैं, इनको आपको एज इट इज अपने नोट्स में लिख लेना है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कब बनाया गया, किस एक्ट के द्वारा बनाया गया? तो वह है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। किस वर्ष बनाया गया? 1773 में, ठीक है ना। और यहीं से हमारे संविधान के विकास की यात्रा शुरू होती है, यहीं से हमारे अंदर एक राजनीतिक चेतना जगेगी, ठीक है ना। इतिहास पढ़ना इसीलिए जरूरी है, पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ना इसलिए जरूरी है कि इससे पहले स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में भारत की व्यवस्थाएं नहीं चलती थी, राजा ने जो कह दिया वही कानून बन गया। लेकिन अब कानूनों को एक लिखित रूप से लाया जाता, कहीं ना कहीं इससे भारत में राजनीतिक चेतना जगी और भारत में एक नए राजनीतिक युग का विकास हुआ, ठीक है ना। तो बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया, और पहले जो गवर्नर जनरल थे उनका नाम था वारेन हेस्टिंग, ठीक है ना। पहले गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग। साथ में जब इनको गवर्नर से, अब मान लीजिए एक गवर्नर मद्रास में है, एक गवर्नर बंगाल में है और एक गवर्नर बंबई में, तीनों जगह एक एक गवर्नर है। तो इनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहने से क्या प्रॉफिट हुआ, या बंगाल गवर्नर जनरल बनाने से क्या प्रॉफिट हुआ? अब इनको इन दोनों गवर्नरों पर अधिकार प्राप्त हुआ, या इन सब में ऊंचा स्थान प्राप्त हुआ। तो बंगाल और मद्रास की प्रेसिडेंसी, सॉरी, मद्रास और बंबई की प्रेसिडेंसी अब बंगाल के अधीन हो गई। मद्रास और बंबई की जो प्रेसिडेंसी थी अब वो किसके अधीन हो गई? बंगाल के अधीन हो गई। ये एज इट इज आप पॉइंट लिखते जाइएगा अपने नोट्स में, ठीक है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। गवर्नर जनरल की कार्यकारी, गवर्नर जनरल की जो कार्यकारी परिषद थी उसमें पहले गवर्नर जनरल अकेले कोई निर्णय लेता था, अब उनकी परिषद में 4 सदस्यों को जोड़ दिया गया, ठीक है ना। टोटल कितने सदस्य हो गए? 4 सदस्य जोड़े गए, प्लस एक गवर्नर जनरल होते थे, तो टोटल 5 सदस्य हो गए। इसको आप ऐसे लिखेंगे 4 + 1, ठीक है ना। और ये जो निर्णय कार्यकारी परिषद के लिए जाते थे वो बहुमत के आधार पर लिए जाते थे। 2 लोग एक पक्ष में होंगे, 2 लोग एक पक्ष में होंगे, और जिधर गवर्नर जनरल कहेंगे उधर बात हो जाएगी। तो कितने लोगों की जरूरत रहेगी? 2 लोगों को किसी भी कार्य को करने के लिए, ठीक ना। इसके बाद जो अगला पॉइंट आता है, कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। स्थापना तो होती है 74 में, लेकिन इसी एक्ट में इसका प्रावधान लाया गया और कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। और सबसे पहले जो न्यायाधीश वहां के बने या मुख्य न्यायाधीश जो बने, सर एलिजाह इम्पे थे, ठीक ना। ये भी पॉइंट पूछा जाता है, इससे क्वेश्चन आए हुए प्रीवियस ईयर में। इसके साथ हमने बताया कि रेगुलेटिंग एक्ट लाने का एक और कारण क्या था कि कंपनी के जो अधिकारी थे रिश्वत लेते थे या उपहार लेते थे, घूस लेते थे।
तो निजी व्यापार, जो कंपनी के अधिकारी निजी व्यापार करते, तो रिश्वत लेने पे अब रोक लगा दी गई है। तो आप देखिए जो जो समस्याएं थी उन सबको सॉल्व करने के लिए ही एक्ट लाया गया है। अब 3 गवर्नर बन गए, तीनों में क्लैश होता था, इसके लिए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। गवर्नर जनरल अपनी मनमानी ना कर पाए, इसके लिए 4 सदस्य भी ऐड कर दिए गए, ये भी बात ध्यान रखा गया। दंडित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट लाया गया, नहीं तो पहले दंडित गवर्नर ही कर देते थे। निजी व्यापार जो एक प्रॉब्लम थी उसको भी सॉल्व किया गया कि रिश्वत लेने पे बैन कर दिया जाएगा। अब ये सब एक्ट ला कौन रहा है? ये सब एक्ट ला रही है ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश क्राउन, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं इस एक्ट से पहले क्या कंपनी किस प्रकार से शासन करेगी इसको परिभाषित किया गया था? कहीं पे नहीं किया गया। पहली बार परिभाषित किया गया कि इस कंपनी को कैसे शासन करना है। तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार का एक अप्रत्यक्ष नियंत्रण, अप्रत्यक्ष क्यों कहा गया? वो डायरेक्ट भारत के लिए कानून में, वो कंपनी के लिए कानून बनाई, और कंपनी शासन कहाँ करी? भारत में। तो अप्रत्यक्ष नियंत्रण हुआ और ईस्ट इंडिया कंपनी को अब ब्रिटिश सरकार के अधीन रहना पड़ा। साथ में 24 सदस्यीय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो थे, हाँ ये नियंत्रण की जो बात हमने करी, ठीक है ना, ये नियंत्रण एक बात से हम और समझ सकते हैं। 24 सदस्य बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो थे, ये देखिए पहले जब से कंपनी की स्थापना हुई चार्टर एक्ट तब से 24 सदस्य इसमें थे, लेकिन ये 24 सदस्य अपनी मनमानी करते थे, अपने हिसाब से कंपनी का शासन चलाते। इनका कार्य क्या था? कंपनी का शासन चलाना। इन 24 सदस्यों की नियुक्ति कौन करता था? जो शेयर होल्डर्स थे कंपनी के, ठीक है ना, कंपनी के शेयर होल्डर इन 24 सदस्यों की नियुक्ति करते थे। ये 24 सदस्य कंपनी का शासन कैसे चलेगा, कंपनी कैसे व्यापार करेगी, कंपनी में कौन कौन से अधिकारियों की नियुक्ति होगी, ये सब तय करती थी। तो 1773 से पहले ये अपने तरीके से तय करती थी, अभी भी अपने तरीके से ही तय कर रही है, लेकिन अब इसको कहीं ना कहीं जवाबदेह होना पड़ेगा। किसके प्रति? ब्रिटिश सरकार के प्रति या ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति इसको जवाबदेह भी होना पड़ेगा। तो ये रही कहानी हमारे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की, ठीक है ना। इसके बाद इसमें एक चीज और कहेगी, मतलब हर एक्ट के माध्यम से यह भी प्रावधान किया गया कि हम कंपनी के शासन को 20 साल के लिए दे देंगे, मतलब 20 साल उनका फिक्स कर दिया गया, अगली 20 साल के लिए आप शासन करेंगे और 20 साल बाद फिर हम आपका रिव्यू करेंगे, तब हम बताएंगे आप शासन करेंगे कि नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो अब 20 साल आप ऐड करिए 73 में, तो अगला कब आएगा? 1793। ये कहा गया हर 20 साल पे हम एक चार्टर एक्ट लाएंगे। चार्टर एक्ट यहां आया 1793 में, इसमें 20 ऐड करेंगे, ठीक है ना। फिर आया 1813 का चार्टर एक्ट, फिर 20 साल अगर आप ऐड करिए तो 1833 का चार्टर एक्ट, और इसके बाद 1853 का चार्टर एक्ट। कितने चार्टर एक्ट आए? कितने आए? एक, ये तो रेगुलेटिंग एक्ट था, ठीक ना, 1 2 3 4। लेकिन 1793 के चार्टर एक्ट के आने से पहले कुछ और महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम हुए जिनको हमें जानना जरूरी है। उसमें एक घटनाक्रम था सेटलमेंट एक्ट 1781। क्यों लाया गया? रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए, ठीक ना। इसके माध्यम जो सबसे प्रमुख प्रावधान, यहाँ पे कई सारे पॉइंट लिखे, लेकिन इनका सबका सारांश एक रहेगा कि सुप्रीम कोर्ट में सुधार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के क्या दायरे हैं। इससे पहले बस स्थापना कर दी गई, लेकिन उसके क्या, किस प्रकार से कार्य करेगा, कौन कौन से दंड देने के अधिकार है, कौन से नियम का, किस आधार पे वो दंड देगा, इन सबको परिभाषित नहीं किया गया। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से पहले दंड देने और नियम बनाने का अधिकार एकमात्र गवर्नर जनरल के पास था। तो गवर्नर जनरल और सुप्रीम कोर्ट में क्लैश होता था, ठीक ना। और सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ कलकत्ता के लिए बनाया गया था, ना कि पूरे भारत के लिए, या पूरे भारत का तात्पर्य यहाँ पे अभी तक तो ये है कि अंग्रेजों का जहां जहां शासन था, बंगाल, मद्रास और बम्बई या बॉम्बे, ठीक है ना। तो सुप्रीम कोर्ट के कार्यों को यहाँ पे एक तरीके से परिभाषित कर दिया, उनके क्षेत्राधिकार को स्पष्ट कर दिया गया, ठीक है ना।
कंपनी के कर्मचारियों को कोर्ट की सख्ती से बाहर रखा गया। जो कंपनी के कर्मचारी हैं उनको वो कोर्ट के अंदर के जो भी नियम कानून है उसके दायरे के अंतर्गत नहीं आएंगे। सुप्रीम कोर्ट का अधिकार कलकत्ता तक सीमित कर दिया गया। मैंने जैसे आपको बताया सिर्फ और सिर्फ कलकत्ता के लिए ये थी। एक और पॉइंट किया गया हिंदुओं पर हिंदू कानून से। इससे पहले जितने भी निर्णय आते थे कलकत्ता शहर के अंतर्गत जो भी लोग रहते थे उनके लिए जो भी निर्णय आते थे वो ब्रिटिश क्राउन का जो नियम था उसके आधार पर आते थे, जितने भी निर्णय जितने भी दंड दिए थे। लेकिन अब क्या कहा गया कि हिंदुओं को हिंदू कानून के हिसाब से और मुसलमानों को मुस्लिम कानून के हिसाब से दंड या न्याय मिलेगा। दूसरी बात यह कही गई कि सुप्रीम कोर्ट अब राजस्व मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। गवर्नर जनरल की काउंसिल में प्रशासनिक कार्यों में कोर्ट दखल नहीं देगा। अच्छा, यहां देखिए कोर्ट पे ही लगाम लगाने की कोशिश की गई है, ठीक है ना, क्योंकि कोर्ट बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही थी। कंपनी के अधिकारियों को प्रशासनिक कार्यों के लिए सुरक्षा दी गई। तो यहाँ पे जो हमने पहला पॉइंट ही बताया था कि इसको एक शॉर्टकट में समझेंगे, सुप्रीम कोर्ट में सुधार के लिए लाया गया था। अगर पूछता कोई एक वर्ड में कि सेटलमेंट एक्ट लाने का कारण क्या था, तो आप कहेंगे सुप्रीम कोर्ट में सुधार के लिए। या संक्षेप में एक बात और कहते, इससे न्यायपालिका और कार्यपालिका की शक्तियों का अलग अलग स्पष्ट हो गई, शक्तियों का अलग अलग विभाजन हो गया। इनकी जो शक्तियां थी अलग अलग स्पष्ट हुई। कार्यपालिका कौन? गवर्नर की बात की। कार्यकारी परिषद में बताया ना, गवर्नर की बात की जा रही है। तो 1793 से पहले एक एक्ट ये आता है और दूसरा एक्ट आता है पीट्स इंडिया एक्ट 1784। इस समय अच्छा, इसका पीट्स इंडिया एक्ट क्यों लाया कहा गया, ठीक है ना, ये ब्रिटिश संसद द्वारा पारित हुआ। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पीट्स द एंगर थे, पीट्स द एंगर, ठीक है ना। उन्होंने ये कानून लाया, ये एक्ट लाया, जिस वजह से इसको पीट्स इंडिया एक्ट कहा गया। और इसमें क्या किया गया? सत्ता का विभाजन, वन वर्ड में समझा जाए तो सत्ता के विभाजन के लिए लाया गया था। इसने क्या किया? वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों को स्पष्ट रूप से अलग कर दिया। कंपनी क्या करती थी? व्यापार भी करती थी और राजनीति भी करती थी, ठीक है। अब कहा गया कि आप व्यापार करने के लिए अलग लोगों को बैठाया गया और राजनीति करने के लिए अलग लोगों। अब दो संस्थाएं होगी, अभी तक एक ही लोग करते थे, ठीक ना। न्याय कौन कर रहा है? न्यायपालिका। कार्यपालिका सारे काम कर रही है। कार्यपालिका ही कंपनी भी है, वाणिज्य का काम भी कर रही है और राजनीति का कार्य भी कर रही है। लेकिन इसके माध्यम से इन दोनों को अलग किया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई, 6 सदस्य। ये समझिएगा, ये कंट्रोल किस पे करेंगे? ये कहीं ना कहीं रिव्यू करने लगे जो हम 1773 में पढ़े थे, बोर्ड ऑफ या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। इन पे नियंत्रण के लिए ही बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। बोर्ड ऑफ कंट्रोल कंपनी के जितने भी राजनीतिक कार्य रहेंगे उनके लिए जिम्मेदार हुआ, ठीक ना। और प्रशासन वो वाणिज्यिक कार्यों के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे या कंपनी थी, ठीक है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कंपनी का व्यापारिक कार्य करेंगे जो मैंने बताया, और राजनीतिक कार्य बोर्ड ऑफ कंट्रोल करेगा। भारत को पहली बार ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा घोषित किया गया। देखिए, पहली बार भारत को ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा कब माना गया? तो ये 1784 के एक्ट से स्पष्ट होता है, ठीक ना। गवर्नर जनरल और परिषद को स्पष्ट रूप से ब्रिटिश सरकार के अधीन किया गया। कैसे किया गया? ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से। इसी पॉइंट को देखिए, यहाँ पे इलैबोरेट किया गया थोड़ा और विस्तार में। अब जैसे कंपनी यहाँ पे युद्ध भी लड़ रही थी तमाम, जैसे प्लासी का युद्ध हम बता दिए। तो अब युद्ध और शांति के मामलों में ब्रिटिश सरकार की पूर्व अनुमति आवश्यक हो गई। यहाँ पे जैसे हमने द्वैध शासन एक पढ़ाया था आपको, बक्सर के युद्ध के समय से द्वैध शासन बंगाल में लागू हो गया। यहां भी देखिए एक प्रकार की दोहरी व्यवस्था है। ये कह रहे हैं कि हम राजनीतिक प्रशासन संभालेंगे, ये कह रहे हैं हम व्यापारिक।
यहाँ फिर से दोहरी व्यवस्था हुई, ठीक ना, यहाँ फिर से द्वैत शासन एक प्रकार से आया। 1773 में द्वैत शासन को समाप्त किया गया था, ठीक ना, बंगाल में। अब इसके बाद हमने क्या बताया, 1784 में हमारा कब आना था, 1793, लेकिन बीच में दो और आ गए। आना कहाँ था, यहाँ पे 1793 में चार्टर एक्ट आना था। हमको पढ़ना ये था, हम ये दो बीच में दो एक्ट इसलिए पढ़े क्योंकि ये राजनीति की दृष्टि से या पॉलिटिकल डेवलपमेंट की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण, आप देखिए कि इससे पहले जितनी बातें कही जाती थी वो कहीं ना कहीं एक राजा, अब ब्रिटिश राजा अपने, उनकी राजा के भी कार्यकारी परिषद, लेकिन अंतिम निर्णय कार्यकारी परिषद का राजा का नहीं होता था, राजा खुद निर्णय देता था। यहाँ पे अब कहीं ना कहीं ब्रिटिश ताज आ गया, ब्रिटिश क्राउन आ गई, ठीक है ना। पहली बार भारतीय लोग इससे भी परिचित हुए कि नियम कानून कहाँ से बन रहा है, कैसे बन रहा है। ये कहीं ना कहीं ये सब घटनाक्रम हमारी राजनीतिक चेतना का विकास करते हैं। तो 1793 के चार्टर एक्ट में कुछ विशेष बात नहीं कही गई, इसमें सिर्फ एक बात ऐड कर दी गई कि जो कंपनी के शासन को 20 साल के लिए दिया गया था उसको 20 साल के लिए और हम बढ़ा देते हैं, और एक्स्ट्रा कुछ नहीं इसमें कहा गया पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। तो जब 1793 में 20 साल हम और ऐड किए तो अब कंपनी को जो है 1813 में फिर से जवाबदेह होना था, 20 साल बाद फिर से उसका रिव्यू करना था। 20 साल बाद जब चार्टर एक्ट 1813 आया तो कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। समाप्त जो यहाँ अंत लिखा है ये आंशिक समाप्त किया गया था, पूर्ण रूप से समाप्त नहीं किया गया था। इसका कारण क्या था कि अभी भी कंपनी को चीन, मतलब सिर्फ कंपनी की स्थापना पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए, सिर्फ भारत के साथ नहीं हुई थी, तो कंपनी को अभी भी पूर्वी देश में चीन के साथ और भारत में चाय की जो खेती होती थी उसके साथ व्यापार करने का एकाधिकार था। कंपनी का एकाधिकार समाप्त किया गया, लेकिन दो अधिकार अभी भी एकाधिकार अभी भी कंपनी के पास है। कौन कौन से हैं, कि वो चीन के साथ व्यापार कर सकती है, सिर्फ और सिर्फ वही कंपनी, उसको अधिकार है। हमने कहा था एकाधिकार वर्ड आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, तो एकाधिकार वर्ड ध्यान रखने के लिए इसीलिए हमने कहा था, ठीक है ना। तो एकाधिकार कंपनी को सिर्फ दो चीजों पे रह गया, चाय और चीन के साथ, ठीक। अगला देखेंगे, इस एक्ट में कहा गया कि भारत में यूरोपियों का प्रवेश। ये पॉइंट आप समझ पा रहे हैं कि क्यों ये कहा गया भारत में यूरोपियों का प्रवेश। इससे पहले सिर्फ और सिर्फ कौन सी कंपनी व्यापार करती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो व्यापारिक अधिकार 1600 में आप याद करिए, हमने आपको पढ़ाया चार्टर के द्वारा, महारानी का घोषणा आया एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। तो एकाधिकार था, तो एकाधिकार का मतलब सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करती थी। लेकिन अब क्या हुआ, एकाधिकार समाप्त हुआ, सिर्फ चाय के साथ व्यापार कर सकती थी भारत में, और चीन के साथ उधर था। तो भारत के टर्म में समझे तो सिर्फ और सिर्फ जो चाय के साथ व्यापार का एकाधिकार बचा। अभी भी मसाले और रेशम इनका व्यापार अब कोई भी कर सकता है। तो अलग अलग कंपनियां आना शुरू कर दी, इसलिए भारत में यूरोपीय व्यापारियों का प्रवेश शुरू हो गया, ठीक है ना। भारत में शिक्षा के लिए और साहित्य और विज्ञान के प्रचार के लिए वार्षिक 1 लाख रुपए देने का प्रावधान किया गया। इस पॉइंट को थोड़ा हम और समझेंगे आगे, ठीक है ना। ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रचार और स्कूल खोलने की अनुमति। इससे पहले क्यों नहीं शिक्षा का प्रावधान किए ये लोग, ये कहाँ कर रहे हैं कि 1813 चार्टर एक्ट में, क्योंकि यहीं पे ये कहें कि ईसाई मिशनरियों को अब भारत में प्रचार करने और स्कूल खोलने की अनुमति होगी। और जब ये कहें स्कूल खोलने की अनुमति, मतलब अपने ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अगर देखा जाए इसका प्रभाव क्या पड़ा। एक्चुअल में तो ये लिखा गया था कि भारत में शिक्षा के ऊपर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च किया जाएगा, ठीक है ना। इनडायरेक्ट रूप से तो मतलब दिखाने के लिए ये था कि हम ये कर रहे हैं, लेकिन वो क्या किए, अपने पश्चिमी या यूरोपीय शिक्षा को भारत में लाया जाए, ठीक है ना। उसके कुछ अच्छे परिणाम भी हुए कि विज्ञान की नॉलेज हुई लोगों को, लेकिन इनका जो मूल उद्देश्य था वो लाने का यही था कि हम अपने मिशनरियों के जो बातें उनको प्रचारित करें, साथ में स्कूलों में अपने जो उनका पश्चिमी शिक्षा थी उसको प्रचारित करें, ये मूल उद्देश्य था। तो 1 लाख रुपए शिक्षा पे, ईसाई मिशनरियों का भारत में प्रवेश, और साथ में भारत में यूरोपियों का
प्रवेश भी शुरू हुआ। इसका कारण क्या है कि एकाधिकार का अंत हो गया। यहाँ पे 3 पॉइंट हैं, जो कि एकाधिकार का अंत पूर्ण रूप से नहीं हुआ। चाय और चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार अभी भी बने हुए थे। दूसरा पॉइंट था कि 1 लाख रुपए शिक्षा पे। तीसरा पॉइंट था ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रचार और स्कूल खोलने की अनुमति दी गई। अगला एक्ट आता है 1833, ठीक ना। देखिए थोड़ा ये क्लास जल्दी जल्दी इसलिए चल रही है ना कि हमें सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल घटनाक्रम देखना है, हमको यहाँ इतिहास नहीं पढ़ना। अगर हम इतिहास पढ़ रहे हो तो शायद हम इसको और इलेबोरेट करते हैं, ठीक ना। तो हमको शॉर्टकट में जल्दी जल्दी अपने मूल टॉपिक पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ एक्ट में क्या लिखा गया, कौन सी बात है, हमको वही जानना जरूरी है। थोड़ा बहुत कहानियां इसलिए हम बीच बीच में ऐड कर रहे हैं कि आपको ये पॉइंट क्यों आए, कैसे आए, समझ पाइए। जब आप फिर आगे इतिहास में पढ़ेंगे, इतिहास की भी क्लास हमारे चैनल पर लाई जाएगी, आपको विशाल सर द्वारा वो सारी क्लासें करवाई जाएंगी, ठीक है ना। तो इतिहास में आपको जानेंगे कैसे क्या हुआ। चार्टर एक्ट 1833 इसके बाद आता है। कब? हमने बताया था ना हर 20 साल पे आएगा, यहां भी कहा गया 20 साल बाद फिर से एक्ट आएगा। तो चार्टर एक्ट आया 1833 का। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रावधान किए गए। इससे पहले एक चीज और समझ लेते हैं। एक कानून हो रहा था, बहुत ही फेमस नियम था। 1829 में सती प्रथा के अंत के लिए एक कानून है। इसमें सबसे ज्यादा योगदान था राजा राममोहन राय। इन्होंने बहुत कोशिश की इस कानून को इम्प्लीमेंट करने के लिए भारत में। ये कानून क्यों इतना ज्यादा जो है जटिल लाना था सती प्रथा वाला, यहाँ पे वो नहीं लिखा गया क्योंकि एक्ट में वो प्रावधान नहीं था, वो एक्ट के पहले की बात है। क्योंकि भारत भावनात्मक रूप से, समाज की जो भावनाएं धार्मिक रूप से इतना कट्टर रहा पुराने समय से, या अपने धार्मिक भावनाओं को लेकर वो बहुत रिजिड रहा है, ठीक ना। ऐसे में सती प्रथा उसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण धार्मिक भावना थी, जो कि काफी दुखद बात भी है कि ऐसी धार्मिक भावनाओं को समाप्त ही किया जाना चाहिए, ठीक ना। तो सती प्रथा का उन्मूलन, अब इसको और विस्तार से पढ़िएगा राजा राम मोहन राय ने कैसे प्रयास किए इतिहास में, ठीक ना। 1829, ये आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। 1829 में सती प्रथा का अंत हो गया। चार्टर एक्ट 1833 लाया गया। इसमें कुछ प्रावधान किए गए। अच्छा, एक चीज शायद हम आपको बताना भूल गए, पीट्स इंडिया एक्ट में, क्योंकि यहाँ पे ये पॉइंट लिखा शायद नहीं गया था। यहाँ पे एक पॉइंट आप और नोट कर लीजिए जो छूटा हुआ है। कार्यकारी परिषद जो थी, जहां पे सदस्यों की संख्या 4 थी। गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 4 थी। अब इसके माध्यम से इसको 3 कर दिया गया था। जो 4 थी उसको 3 कर दिया गया, ठीक है ना। तो पहले कितने थे? 4 लोग थे प्लस 1 गवर्नर थे, मिला कितने हो गए? 5। अब कितने हैं? 3 लोगों को कर दिया गया प्लस 1, अब कितने हो गए? 4। क्या कहा गया था? निर्णय बहुमत से लिए जाएंगे, ठीक है। यहां तो समझ में आता है कि जिधर गवर्नर जनरल झुकेंगे वहां बात बन जाएगी। यहां पे अगर दो दो लोगों का क्लैश कर गया, 2 लोग एक साइड 2 लोग एक साइड, तो निर्णय किसका माना जाएगा? ऐसे में गवर्नर जनरल को, ठीक है ना। कौन से गवर्नर? बंगाल के गवर्नर जनरल को, ठीक है ना। एक अतिरिक्त मत, निर्णायक मत देने का भी अधिकार प्राप्त हुआ। अब किसी भी कानून को लाने के लिए गवर्नर जनरल के बस एक सदस्य अगर अनुमति दे दे तो गवर्नर जनरल वो कानून पारित कर सकते थे, ठीक ना। यहाँ जो ध्यान देने योग्य बात है, कार्यकारी परिषद की संरचना में यहाँ बदलाव किया गया था और सदस्यों की संख्या 3 कर दी गई थी, प्लस 1 हो गए गवर्नर जनरल, तो 4। ये सब आप पॉइंट याद रखिएगा। इस समय 4 है, यहाँ पे 5 गवर्नर जनरल को लेकर। अच्छा, कंपनी के व्यापारिक अधिकार को आंशिक रूप से समाप्त कब किया गया? 1813 में। आंशिक क्यों कहा गया? क्योंकि चाय और चीन के साथ व्यापार का अभी भी एकाधिकार बना हुआ था। लेकिन यहाँ पे पूर्ण रूप से एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। चाय और चीन के साथ भी व्यापारिक एकाधिकार अब कंपनी के पास नहीं रहा। अब कोई भी ब्रिटिश कंपनी पूर्वी देशों के साथ व्यापार कर सकती थी, ठीक ना। तो कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी अब केवल प्रशासनिक संस्था रह गई।
क्यों प्रशासनिक संस्था रह गई? वाणिज्यिक क्यों नहीं रही? ऐसा नहीं वाणिज्यिक रह ही नहीं गई, अभी भी वो वाणिज्य का काम कर रही है, ठीक है, सिर्फ प्रशासन नहीं संभाल रही है, लेकिन अब उसके साथ साथ कई और लोग भी वाणिज्यिक कार्य कर रहे हैं और कई सारी कंपनियां अब आ रही हैं वाणिज्यिक कार्य करने के लिए, ठीक है ना। तो अब केवल प्रशासनिक संस्था रह गई, इसका मतलब यहाँ पे ये था। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कब बने थे? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कब बने? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। अब उनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कह दिया गया। जो सवाल है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को बंगाल का गवर्नर जनरल कब बनाया गया, सोचिए अब। इसका जवाब है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। लेकिन अब बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया है 1833 में। चाहे तो आप एक चार्ट बना सकते हैं, ठीक है ना। इस चार्ट में 1773 में गवर्नर को, इसके पहले कौन होते थे? गवर्नर होते थे। अब इनको 1773 में गवर्नर जनरल बना दिया गया। कहाँ का? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, बंगाल का गवर्नर जनरल। अब अगला जो घटनाक्रम है वो 1833, बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। भारत का गवर्नर जनरल। एक हम और थोड़ा आगे का पढ़ा देते हैं, आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है ना। यहीं भी चार्ट अब बना रहे तो आप बना लीजिएगा। गवर्नर जनरल को 1858 में वायसराय बना दिया गया। आगे देखेंगे, ठीक है ना। ये चार्ट आप बना लीजिए, ठीक है। गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में कितने सदस्य थे वर्तमान में? अब कितने, पहले कितने थे? 4+1। उसके बाद 3+1 हुए पीट्स इंडिया एक्ट में, ये रेगुलेटिंग एक्ट है, पीट्स इंडिया एक्ट में हुए। 1833 के एक्ट में फिर से प्रावधान किया गया और फिर से 4 सदस्य कर दिए गए, और ये चौथा सदस्य कानूनी सदस्य होगा, ठीक ना। एक कानूनी सदस्य ऐड किया गया जो कि चौथा मेंबर बना, फिर से 5 लोग हो गए इसमें, ठीक है ना। एक सदस्य और जोड़ा गया, लॉ मेंबर जो था। अगला है दास प्रथा समाप्त करने का प्रयास किया गया। समाप्त नहीं हुई, उन्मूलन का प्रयास किया गया, समाप्त हो रही है 1843 में। यहां पे कोशिश की गई इसको समाप्त करने की, ठीक ना। भारतीयों और यूरोपियों के लिए सिविल सेवा में समान अवसर का प्रावधान किया गया। मतलब अब भारतीय भी सिविल सेवा, आईसीएस, ठीक ना, आईसीएस नहीं कहेंगे अभी तक, सिविल सेवा ही कहेंगे, आईसीएस अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक ना। सिविल सेवा में भारतीयों को भी अवसर दिया जाने लगा। इसके बाद का जो एक्ट आता है, ये एक्ट में आप, ये पॉइंट्स हैं, आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये स्पष्ट कर देते हैं, मिटा के हटा देते हैं। इसके बाद 20 साल बाद फिर से आता है 1853 का एक्ट। इसमें क्या किया गया? शक्तियों को अलग अलग कर दिया गया। राजनीतिक कार्य करती थी कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक ना। वाणिज्य का तो सब लोग करने लगे, लेकिन इसमें कार्यकारी शक्तियां, मतलब कार्यपालिका और विधायिका, जो कि हम आगे जब शब्दकोश पढ़ेंगे उसमें क्लियर होगा कार्यपालिका क्या है, विधायिका क्या है, ठीक ना। तो कार्यपालिका मतलब कार्यकारी कार्य और विधायी शक्ति अलग अलग कर दी गई। अब इससे क्या है, कार्यपालक कौन है, नियम कानून कौन बनाएगा, और शासन कौन चलाएगा, ये दोनों चीजों को अलग कर दिया गया। और गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी, जो हमने बताया था, वर्तमान में फिर से कितने मेंबर हो गए? 5। कैसे? 4+1, फिर से 5 मेंबर है, ठीक ना। चौथा चौथा जो जोड़ा गया था अभी 1700 सॉरी 1833 में,
वो कौन था? कानूनी सदस्य, ठीक है ना। उसमें अतिरिक्त 6 सदस्य और जोड़ दिए गए, ठीक है ना, तो प्लस 6 और कर दिए जाएंगे, टोटल कितने हो गए? 11 सदस्य। किसी किसी बुक में यहाँ पे आपको 12 सदस्य मिलेगा। कारण क्या है कि अभी यहाँ इस जब पॉइंट पे आएंगे तो हम समझेंगे कारण क्या था, इसको 12 क्यों कहा जाता है, ठीक है ना। सिविल सेवा में जो अभी सिविल सेवा हम बताएं इससे पहले 1833 में समान अवसर दिया गया सिविल सेवा में। अब सिविल सेवा में फिर से सुधार किया गया और सिविल सेवा के सुधार के लिए जो समिति बनी थी वो मैकाले समिति बनी थी, 1854 में बनी। लेकिन ये एक्ट कब आ रहा है? 53 में आ रहा है, तो 53 में इन सब चीजों की बात कही गई थी, ठीक ना। अब ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम, अभी तक नियुक्ति कैसे होती थी? पहले नॉमिनेशन होता था, एग्जाम नहीं होता था, ठीक है ना। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम से आईसीएस या इंडियन सिविल सर्विस में भर्तियां शुरू हुई। और पहले आईसीएस कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर। लेकिन ये यहाँ पे नहीं बने, जब एग्जाम हुआ 1854 का, इसमें नहीं बने। ये कब बन रहा है? 1863 में, ठीक है ना। तो पहले आईसीएस कौन थे? इंडियन सिविल सर्विस, भारतीय नागरिक सेवा। आज उसको कह दिया गया भारतीय प्रशासनिक सेवा, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ठीक है ना। अब आईएएस हो गया है वो, आईसीएस, ठीक। इसके बाद जो इसमें एक और प्रावधान किया गया कि स्थानीय प्रतिनिधित्व दिया गया, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व। क्वेश्चन पूछता है कि किस एक्ट के द्वारा क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व, अस्थायी प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया? तो वो एक्ट था 1853 का चार्टर एक्ट, ठीक ना। स्थानीय प्रतिनिधित्व क्यों दिया? क्यों इसको स्थानीय प्रतिनिधित्व कह रहे हैं? 6 सदस्य जोड़े गए। इनका कार्य क्या होता था? विधायी कार्य होता था, ठीक है ना। ये विधायिका का कार्य करेंगे। तो ये 6 सदस्य थे कौन कौन से? विधायिका में जो बैठे हैं 6 सदस्य, ठीक ना। बंगाल का एक सदस्य था, मद्रास का एक सदस्य था, बॉम्बे का एक सदस्य था, और नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस आगरा से एक सदस्य थे, ठीक है ना। नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस कहाँ था उस समय? आगरा में, वहां से एक सदस्य थे। ये 4 सदस्य ये हो गए। साथ में कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, ठीक ना, और बंगाल का न्यायाधीश, 2 न्यायाधीश और इसमें ऐड किए गए, ठीक ना। बंगाल के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, या सुप्रीम कोर्ट के मुख्य नहीं, कोई भी न्यायाधीश हो सकता था, लेकिन बंगाल के मुख्य न्यायाधीश होने चाहिए। न्यायाधीश कहाँ कहाँ पे थे? यहाँ भी थे, यहाँ भी थे, यहाँ भी थे, यहाँ भी थे, सब जगह मुख्य न्यायाधीश थे। तो सिर्फ बंगाल के मुख्य न्यायाधीश और कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट जो था फोर्ट विलियम में, उसके कौन से न्यायाधीश थे? कोई भी न्यायाधीश हो सकते थे, ठीक ना। तो 2 सदस्य और 2 न्यायाधीश, ये 6 जो अतिरिक्त जोड़े गए हैं, यही यहाँ ये 6 की जो बात कही जा रही है, ये यही 6 है, ठीक ना। तो विधायी कार्य कौन कौन से लोग करेंगे? ये 4 लोग करेंगे, बंगाल, मद्रास, बॉम्बे और नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस के सदस्य। साथ में गवर्नर जनरल की काउंसिल से कानूनी सदस्य यहाँ पे कार्य करेगा। कौन? जो 1833 में जोड़ा गया था, ठीक ना। और गवर्नर जनरल की काउंसिल का एक और नामित सदस्य, गवर्नर जनरल की काउंसिल कोई भी और एक सदस्य को नामित कर देगी। उस काउंसिल में कितने मेंबर थे? ये। अब देखिए यहाँ 12 क्यों क्यों कुछ पुस्तकों में लिखा गया, लेकिन सही जो है 11 है। ये जो गवर्नर जनरल की काउंसिल में लॉ मेंबर थे ना, लॉ मेंबर, इनको 2 बार ऐड किया जाता है। एक बार इनको कहा जाता है कि ये कार्यकारी परिषद के भी सदस्य हैं, ठीक। दूसरी बार इनको कहा जाता है कि ये लॉ मेंबर भी है। यहाँ पे विधायी पर्पज के लिए भी जोड़े गए, तो इनको 2 बार ऐड कर दिया जाता है। इस वजह से कई कई पुस्तकों में 12 लिखा गया, लेकिन वो बिल्कुल गलत है। किसी इंसान को आप 2 बार जोड़ सकते हैं क्या? क्लोन बना दिया आपने, क्लोन भी तो फिर अलग अलग पहचान हो गया ना। और साथ में कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया। ये तो जो अभी तक ये पढ़े, इसके साथ कंपनी के शासन को, वाणिज्यिक कार्य तो पहले समाप्त हो चुके, अब जो है राजनीतिक कार्य का भी अंत किया गया। अंत मतलब क्या यहाँ पे है ये समझिए कि पहले चार्टर एक्ट्स की अवधि 20 साल के लिए तय होती थी, लेकिन अब क्या कहा गया कि ये 20 साल के लिए नहीं, अनिश्चित काल के लिए है। हम कल भी समाप्त कर सकते हैं, 30 साल, 40 साल, 50 साल बाद भी समाप्त कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि ब्रिटिश गवर्नमेंट 1853 के एक्ट के समय ही प्लान कर चुकी थी कि हमको कंपनी के शासन का अंत करना है।
ठीक ना। तो ये बात ध्यान लगी, यहीं यहीं पे वो ये डिसाइड कर ली थी, अपना मूड बना ली थी कि हम यहीं पे कंपनी शासन का अब अंत करेंगे जल्द से जल्द, जब तक चला पा रहे तब तक चलाए, 20 साल कोई लिमिटेशन हम नहीं लगाएंगे। तो 20 साल की जो अवधि तय होती थी उसको समाप्त किया गया, इसी को कहा जा रहा है कंपनी शासन का अंत। ऐसा नहीं कि अब ब्रिटिश क्राउन आ गया है शासन करने, सिर्फ और सिर्फ ये अवधि को निर्धारित नहीं किया गया, इसलिए कंपनी शासन के अंत की बात कही गई है। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, जो ये कंपनी शासन का अंत यहाँ पे लिखा गया, कंपनी का शासन ब्रिटिश संसद की इच्छा पर निर्भर हो गया। ठीक है ना। ये पॉइंट हमें क्यों जानना जरूरी था कि यहीं से मूड बना चुकी थी, क्योंकि इसी बीच 1857 की क्रांति होती है। ये सब जो दमनकारी नीतियां थी, दमन कह लीजिए या शासन की नीतियां जो थी, ये तो जितना हम पढ़े थे ये तो बस हम एक्ट पढ़े ना। जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें समझेंगे कितनी दमनकारी नीतियां थी। 1857 की क्रांति के कारण क्या क्या थे वहां समझेंगे। हम यहाँ थोड़ा सा इसलिए देखते हैं कि यहीं से कंपनी शासन का पूर्ण तरीके से जो अनिश्चित अंत हुआ था ना, कि डिसाइड नहीं किया कितने समय के लिए रहेगा, वो यहाँ पे अब खत्म हो जाएगा इस युद्ध के बाद। ठीक ना। इसको पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं, 1857 की क्रांति को। इस पे मेंस पे जो है आंसर राइटिंग भी करना होता है, कभी कभी आप करिएगा, इस पे प्रैक्टिस करिएगा जब यूपीएससी मेंस या पीसीएस के मेंस में भी। 1857 की क्रांति को पहला स्वतंत्रता संग्राम क्यों कहा जाता है, इतिहास के टीचर जब आपको पढ़ाएंगे तो वो बताएंगे, ठीक है, इस पे आंसर राइटिंग आपकी कराएंगे वो। 1857 की क्रांति भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी, जिसे अक्सर भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। इसने ब्रिटिश शासन के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रतिरोध को जन्म दिया। ब्रिटिश शासन मतलब कंपनी का शासन, उस समय डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल नहीं कर रही थी ना, और कंपनी के शासन का यहीं से अंत हो जाता है पूर्ण तरीके से। जो अनिश्चित काल के लिए हुआ था अब यहाँ पे अंत ही हो गया। और आता है यहाँ से 1858 का महारानी का उद्घोषणा, महारानी का घोषणा पत्र। ठीक ना। उस समय रानी विक्टोरिया थी वहां पे ब्रिटेन में। इस क्रांति के परिणाम क्या हुए ये सब इतिहास में पढ़िएगा, भयावह क्रांति थी और काफी लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, काफी जान मान की हानि हुई। इसके बाद 1858 में जब ब्रिटिश ताज प्रत्यक्ष रूप से अपना नियंत्रण करता है, तो सबसे पहले रानी उद्घोषणा करती है कि हम भारतीयों के धर्म, परंपरा और संपत्ति की सुरक्षा का वादा करते हैं। जैसे अपना शपथ ले रही हैं, एक तरीके से इसको कहा जाएगा, शपथ पत्र भी कह सकते हैं, कि शपथ ले रही हैं कि अब हम आज से हैंडओवर कर रहे हैं शासन अपने अंदर, भारत हमारा हिस्सा है, ब्रिटिश का हिस्सा है, और इसके धर्म और परंपरा संपत्ति की रक्षा की हम जिम्मेदारी शपथ ले रही हैं। जैसे आज का शपथ है हम संविधान की रक्षा के लिए, वैसे ये भी शपथ ले रही हैं कि धर्म, परंपरा और संपत्ति की सुरक्षा का वादा करेंगे। इसमें भारतीयों को कानून की दृष्टि से समान सुरक्षा और भविष्य में सरकारी सेवाओं में अवसर देने की घोषणा की गई। देखिए सरकारी सेवाओं में तो नियुक्ति होने ही लगी थी 1853 में, आप देखिए खुले एग्जाम की बात कही गई थी। लेकिन अब इन्होंने कहा कि हम इसमें भी न्याय करेंगे, मनमाने तरीके से नियुक्ति नहीं होगी। ठीक ना। और भारत के सुधार के लिए तमाम बातें की गई, जैसे कंपनी शासन का अंत, ये तो आप समझे ही क्यों कंपनी शासन का अंत हो गया। अब गवर्नर जनरल को वायसराय बनाया गया 1858 के एक्ट से। ठीक ना। ये बात आप यहां समझिएगा। पहले वायसराय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। 1833 में बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर बनाया गया। उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिक। ठीक ना। 1773 में जब बने तो वारेन हेस्टिंग। ये सब आप याद रखिए कि 1773 में बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया था, पहले थे वारेन हेस्टिंग। दूसरे एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति हम और पढ़ें, एलिजा इम्पे के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के प्रथम न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश। ठीक ना। तीसरे जो व्यक्ति हैं वो 1833 में आते हैं, और 1833 में
वो बनते हैं बंगाल के गवर्नर जनरल से भारत के गवर्नर जनरल। उनका नाम है विलियम बेंटिक। और चौथे जो इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं वो है लॉर्ड कैनिंग। ये गवर्नर जनरल, जो भारत के गवर्नर जनरल थे, अब उनका नाम सिर्फ बदल के वायसराय कर दिया गया। ठीक है ना, क्या किया गया, पूरा नाम वायसराय ऑफ इंडिया। ठीक ना। ब्रिटेन में भारत के प्रशासन की देखरेख के लिए एक नया मंत्री पद का सृजन किया गया। जैसे आज भी जो है भारत में बहुत सारे मंत्री अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग मंत्री होते हैं, वैसे ब्रिटेन की पार्लियामेंट में एक अलग से मंत्री ऐड किया गया। वो क्या करेंगे, भारत के प्रशासन की देखरेख करेंगे। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ये जो नए मंत्री पद बना। ठीक है ना। इसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय इंडियन काउंसिल का गठन किया गया। यही लोग मिलकर अब भारत के लिए नियम कानून बनाएंगे, भारत पर कैसे शासन किया जाएगा ये बताएंगे। तो ये जो अपना पहला है, जैसे अभी तक कंपनी के शासन के लिए एक्ट आते थे, तो वैसे ये लोग कैसे नियम कानून बनाएंगे, भारत के लिए कौन से नियम कानून आएंगे, वो आता है 1861 के एक्ट से। वहां से शुरू होता है ब्रिटिश क्राउन। ब्रिटिश क्राउन का शासन तो यही शुरू हो गया, लेकिन जो पहला एक्ट आया इनके द्वारा वो आया 1861 में। ठीक है ना। तो उसको हम पढ़ेंगे अगली क्लास में, 1861 की। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि 1857 तक संवैधानिक विकास क्या क्या परिणाम हुए। एक तो संवैधानिक जागरूकता हुई, शासन में बदलाव। यहाँ पे हम पढ़ें कि कैसे एक कंपनी आती है, वो राजनीतिक कार्य करती है, फिर उस राजनीतिक कार्य का कैसे कैसे अंत होता है। इतिहास में आप और जानेंगे कैसे अंत होता है, यहाँ पे हम बस एक्ट के रूप में समझें कैसे अंत हुआ, किन किन नियमों द्वारा उसका अंत किया गया। राज्य व्यवस्था सिर्फ नियमों कानूनों को समझने की बात है, इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया गया इसको समझने की बात है। ठीक है ना। तो कैसे एक्ट वो लोगों को अपने पद से हटाते हैं, कैसे अधिकार छीने जाते हैं, अधिकार प्रोवाइड करवाए जाते हैं। उसके बाद यहीं से धीरे धीरे स्वतंत्रता की नींव पड़ती जाती। पहली बार लोग एकजुट हुए थे 1857 की क्रांति में। और ये रहा हमारा पहला क्लास या पहली टॉपिक, जो कि थी 1600 से 1857, या फिर कह लीजिए 1858 के घोषणा पत्र तक ये थी। इसमें भी हम देखेंगे 1773 से शुरू हुई थी। ठीक है ना। उसके पहले के घटनाक्रम सिर्फ कुछ फैक्ट हैं, उनको याद कर लीजिएगा, और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। पहली बार एक्ट जो है तो वहां से मेन राजनीतिक घटनाक्रम के, राजनीतिक विकास की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। चलिए आज की क्लास यहीं तक रहेगी। हम आगे जानेंगे कि 1861 से कैसे चीजें शुरू हो रही हैं। धन्यवाद।